एवरीवन, वेलकम टू मिश्रा ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं निशा मिश्रा और आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूं हिस्ट्री का 4th चैप्टर का नाम है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण का युग। ये लेसन 3 वीडियो में है और आज के पहले भाग के वीडियो में हम 2 मेन टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है औद्योगिक क्रांति से पहले, बिफोर द रेवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्री, और दूसरा टॉपिक है हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति, हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो बच्चों, सबसे पहले जानते हैं औद्योगिकरण का अर्थ, मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। Industrialization relates to the process in which goods are produced not by hand but by machines powered by electric power. औद्योगिकरण उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन हाथ से न होकर विद्युत शक्ति द्वारा चालित मशीनों से होता है। यहाँ आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं। जो पहली तस्वीर है ये E.T. पॉल म्यूजिक कंपनी जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है, इसके द्वारा 1900 ईस्वी में एक म्यूजिक बुक पब्लिश की गई थी और ये उसी बुक का फ्रंट कवर है, जिसमें आपको ये एक देवी दिखाई दे रही है जिसने अपने हाथ में नई सदी की ध्वजा पकड़ी हुई है। और ये जो देवी है ये प्रगति का फरिश्ता है और इसका एक पैर जो है पंखों वाले एक पहिए पे टिका हुआ है जो कि भविष्य की ओर बढ़ रहा है। और इस देवी के पीछे पीछे प्रगति के सूचक तैरते हुए आ रहे हैं। और ये सूचक कौन कौन से हैं? इसमें रेलवे है, कैमरा, मशीनें, प्रिंटिंग प्रेस और कारखाना आदि है। इसका मतलब है कि सदी जो है वो औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रही है और मनुष्य जो है वो प्रगति की तरफ बढ़ा चला जा रहा है। मशीन और तकनीक का जो महिमा मंडन है वो इस दूसरी तस्वीर में और भी ज्यादा साफ दिखाई देता है। ये जो तस्वीर है ये एक व्यापारिक पत्रिका के पन्नों पर 100 साल से भी पहले छपी थी। इसमें आप 2 जादूगर देख रहे हैं। जो पहले वाला जादूगर है ये अलादीन है, जिसने अपने जादुई चिराग को रगड़कर एक भव्य महल का निर्माण यहाँ पे किया है। और जो दूसरा जादूगर है इसके पास क्या है? आधुनिक हथियार हैं और ये आधुनिक हथियारों से तरह तरह के जादू जो है वो नए नए जादू रच रहा है। और ये जादू क्या है? ये पुलों का निर्माण कर रहा है, पानी के में तैरते हुए जहाज बना रहा है, गगनचुंबी जो मीनारे हैं वो बना रहा है, इमारतें बना रहा है। तो ये सारे जो आविष्कार या फिर जो रचनाएं हैं या फिर जो जादू है वो इस जादूगर के द्वारा किए जा रहे हैं। और अलादीन का जो ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये पूरब का प्रतीक है और ये जो मैकेनिक वाला जो चित्र आप देख रहे हैं ये पश्चिम और आधुनिकता का प्रतीक है। तो इन दोनों ही तस्वीरों में औद्योगिकरण का जो इतिहास है उसके विकास की कहानी के रूप में सामने आता है और आधुनिक युग तकनीकी प्रगति के भव्य युग के रूप में उभरता है। इस लेसन का हमारा पहला टॉपिक है बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति से पहले। औद्योगिकरण को हम अक्सर कारखानों के विकास के साथ ही जोड़कर देखते हैं। जब भी हम औद्योगिकरण की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय किससे होता है? फैक्ट्रियों में होने वाले उत्पादन से होता है। और जब हम औद्योगिक मजदूरों की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय कारखानों में काम करने वाले मजदूरों से होता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहती हूँ कि हालांकि औद्योगिकरण जो है वो सबसे पहले इंग्लैंड में, यूरोप में इंग्लैंड से शुरू हुआ है। मतलब कि वहाँ पे सबसे पहले कारखाने, फैक्ट्रियाँ, उद्योग स्थापित हुए थे। लेकिन उससे पहले भी जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार थे उसके लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। मतलब कि मशीनों के बनने से पहले, कारखानों से पहले, फैक्ट्रियों के आने से पहले भी उत्पादन होता था। तो ये उत्पादन कहाँ होता था? ये गाँव में होता था और वहीं से ही लोग उस उत्पादन को लेकर बाहर विश्व जो बाजार थे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार थे, वहां जाकर बेचते थे।
इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को आदि औद्योगिकरण का नाम देते हैं। Before factories began to dot the landscape in England and Europe, there was large-scale industrial production for an international market. This was not based on factories. Many historians now refer to this phase of industrialization as proto-industrialization. तो यहाँ पे शब्द यूज हुआ है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन और आदि औद्योगिकरण। ओके, सो आदि का मतलब क्या है? किसी चीज की पहली या प्रारंभिक अवस्था का संकेत। आदि को इंग्लिश में कहते हैं प्रोटो। तो प्रोटो मीन्स इंडिकेटिंग द फर्स्ट और अर्ली फॉर्म ऑफ समथिंग, मतलब कि औद्योगिकरण शुरू होने से पहले की जो स्टेज थी, स्टार्टिंग की जो स्टेज थी, उसे हम आदि औद्योगिकरण कहेंगे। इसी सब टॉपिक में आपका एक क्वेश्चन आता है, ये है क्वेश्चन नंबर 1 का ख पार्ट। 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे। इसकी व्याख्या करें। तो इसका आंसर है कि 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों के किसानों और कारीगरों को पैसा देते थे और उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे। वास्तव में उस समय विश्व व्यापार के विस्तार और संसार के विभिन्न भागों में उपनिवेशों की स्थापना के कारण चीजों की मांग बढ़ने लगी थी। इस मांग को पूरा करने के लिए केवल शहरी उत्पादन पर ही निर्भर नहीं रहा जा सकता था। इसका कारण यह था कि शहरों में दस्तकारी और व्यापारिक गिल्ड्स काफी शक्तिशाली थे। ये गिल्ड्स उत्पादकों के संगठन होते थे। गिल्ड से जुड़े उत्पादक कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे, उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे, प्रतिस्पर्धा करते थे और मूल्य तय करते थे। वे अपने व्यवसाय में नए लोगों के प्रवेश को भी रोकते थे। सरकार ने भी विभिन्न गिल्ड्स को विशेष उत्पादों के उत्पादन तथा व्यापार का एकाधिकार दिया हुआ था। तो फलस्वरूप नए व्यापारी जो थे वो शहरों में कारोबार नहीं कर सकते थे, इसलिए वो क्या करते थे, गाँव की ओर वो जाने लगे और वहाँ पे लोगों से उनका उत्पादन खरीदने लगे, उन्हें काम देने लगे और उसके बदले में उनसे पैसा लेते थे और उस उत्पादन को ले जाकर फिर वो जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार होते थे उसमें वो बेच देते थे। In the 17th century, merchants of European cities paid money to the farmers and artisans of the villages and got them produced for the international market. In fact, at that time, due to the expansion of world trade and the establishment of colonies in different parts of the world, the demand for things started increasing. To meet this demand, urban production alone could not be dependent on. The reason for this was that the handicrafts and trading guilds in the cities were quite powerful. These guilds were producers' associations. Producers associated with guilds, trained artisans exercised control over producers, competent and set prices. They also prevented the entry of new people into their business. The government also gave monopoly to the production and trade of special products to various guilds. As a result, new traders could not do business in the cities, so they started going towards the villages. इस तरह से शहरों से जो सौदागर होते थे वो गांव में गरीब किसान, काश्तकार और दस्तकारों को पैसा देकर उनका उत्पादन खरीद लेते थे। और ये जो गांव में गरीब लोग होते थे ये भी सौदागरों के लिए काम करने के साथ साथ इनके जो छोटे मोटे खेत होते थे, थोड़ी बहुत इनके पास जमीन होती थी, उसको भी ये साथ साथ संभाल लेते थे। मतलब अपनी कृषि का कार्य भी जारी रखते थे और सौदागरों के लिए ये काम भी करते, जैसे बुनना हो गया, सिलाई हो गया, ये और भी जो काम सौदागर जो भी प्रोडक्शन इनसे लेते थे उनको वो पूरा करते थे, जिससे इन लोगों की आमदनी भी बढ़ने लगी और सौदागरों को भी आसानी से अपने कारोबार के लिए कच्चा माल मिलने लगा। तो इस व्यवस्था से शहरों और गांवों के बीच एक घनिष्ठ संबंध विकसित हुआ। सौदागर रहते तो शहरों में थे, लेकिन उनके लिए काम ज्यादातर देहात में ही चलता था। देहात मतलब गांव। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी स्टेपलर्स
से ऊन खरीदते थे और उसे सूत काटने वालों के पास पहुंचा देते थे। इससे जो धागा मिलता था उसे बुनकरों, फुलर्स और रंगसाजों के पास ले जाया जाता था। लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी। इसके बाद जो निर्यातक व्यापारी होते थे वो कपड़ों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच देते थे। इसलिए लंदन को तो फिनिशिंग सेंटर के रूप में ही जाना जाने लगा था। यहाँ पे दो वर्ड यूज हुए हैं, एक स्टेपलर और एक फुलर। इनका मीनिंग जानते हैं, ये क्या है? स्टेपलर ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता है या फिर छांटता है, उसे स्टेपलर कहते हैं। A person who staples or sorts wool according to its fiber। दूसरा है फुलर, ऐसा व्यक्ति जो फुल करता है यानी चुन्नट के सहारे कपड़े को समेटता है, उसे फुलर कहते हैं। A person who fulls, that is gathers cloth by pleating। ओके, एक वर्ड और आगे आएगा, that is carding। वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है, that is carding। The process in which fibers such as cotton or wool are prepared prior to spinning। अब हमारा इसी का ही सब टॉपिक है कारखानों का उदय, The coming up of the factory। इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले, लेकिन उनकी संख्या में तेजी से इजाफा 18वीं सदी के आखिर में ही हुआ। 18वीं शताब्दी में रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सामने रखी। अभी तक लोग कपड़ा उत्पादन का कार्य गांवों में अपने अपने घरों में ही करते थे, लेकिन अब महंगी और नई मशीनें खरीद के उन्हें कारखानों में लगाया जा सकता था। कारखाने में सारी प्रक्रियाएं एक ही छत के नीचे हो जाती थी और एक ही मालिक के हाथों में आ गई थी। इसके चलते उत्पादन प्रक्रिया पर निगरानी रखना, उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखना और मजदूरों पर नजर बनाए रखना संभव हो गया था। नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक है औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार, द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। औद्योगिकरण की प्रक्रिया कितनी तेज थी, इसके लिए हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है सूती उद्योग, कॉटन इंडस्ट्रीज। सूती उद्योग और कपास उद्योग जो थे ये ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग बन चुके थे और 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग ये बन चुका था। इसके बाद लोहा और स्टील उद्योग जो थे ये आगे निकल गए सूती उद्योग से और 1840 के दशक से इंग्लैंड में और 1860 के दशक से उसके उपनिवेशों में रेलवे का विस्तार होने लगा था। तो फलस्वरूप लोहे और स्टील की जरूरत तेजी से बढ़ी और 1873 तक ब्रिटेन के लोहा और स्टील निर्यात का मूल्य लगभग 7.7 करोड़ पाउंड हो गया था। नेक्स्ट हमारा दूसरा पॉइंट है परंपरागत उद्योग, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। नए उद्योग जो थे वो परंपरागत उद्योगों को इतनी आसानी से हाशिए पर नहीं धकेल सकते थे। मतलब कि जो टेक्नोलॉजी थी वो हाथ से काम करने वाले या परंपरागत उद्योगों को इतनी जल्दी वो रिप्लेस नहीं कर पाई, वो सक्सेस नहीं हो पाई। 19वीं सदी के आखिर में भी तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की जो संख्या थी वो कम थी और परंपरागत उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या अधिक थी। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है छोटे आविष्कार, स्मॉल इनोवेशन। हालांकि परंपरागत उद्योगों में परिवर्तन की गति भाप से चलने वाले सूती और धातु उद्योगों से तय नहीं हो रही थी, लेकिन ये परंपरागत उद्योग पूरी तरह ठहराव की अवस्था में भी नहीं थे। खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण, पॉटरी, कांच के काम, चर्म शोधन, फर्नीचर और औद्योगिक उत्पादन, औजारों के उत्पादन जैसे बहुत सारे गैर मशीनी क्षेत्रों में जो तरक्की हो रही थी वो मुख्य रूप से साधारण और छोटे छोटे आविष्कारों का ही परिणाम था। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट है प्रौद्योगिकीय बदलावों की गति, स्पीड ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। प्रौद्योगिकीय बदलावों की गति जो थी वो बहुत धीमी थी। मतलब कि जो टेक्नोलॉजी कल जो चेंजेस थे उसकी रफ्तार काफी धीमी थी।
औद्योगिक भूदृश्य पर ये बदलाव नाटकीय तेजी से नहीं फैले। नई तकनीक क्या थी? काफी महंगी थी और सौदागर और व्यापारी उसके इस्तेमाल से के लिए बड़ा फूंक फूंक कर कदम रखते थे और मशीनें अक्सर क्या होती थी, खराब हो जाया करती थी, क्योंकि अभी इतने ज़्यादा ना तो उसमें स्किल्ड कुशल मजदूर मौजूद थे जो इन मशीनों को संभाल सके और ना ही इनकी तकनीक इतनी ज़्यादा विकसित थी। तो अक्सर ये मशीनें जो थी वो खराब हो जाया करती थी और उनकी मुरम्मत पे बहुत अधिक खर्चा जो था वो उनको मालिकों को उठाना पड़ता था। तो वे इतनी अच्छी भी नहीं थी जितना उनके आविष्कारों और निर्माताओं का दावा हुआ करता। नेक्स्ट हमारा मेन टॉपिक है हैंड लेबर एंड स्टीम पावर, हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति। विक्टोरिया कालीन का मतलब है कि जिस समय ब्रिटेन में महारानी विक्टोरिया का शासन था, ये उस समय की बात है कि विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। गरीब किसान और जो लोग बेरोजगार होते थे वो कामकाज की तलाश में बड़ी संख्या में शहरों को जाते थे और बहुत सारे श्रमिकों की मांग जो थी वो मौसमी उद्योगों के आधार पर ही घटती बढ़ती थी। तो गैस घरों और शराब खानों में जाड़ों के दौरान काफी ज्यादा मजदूरों की मांग बढ़ जाती थी, तो उस समय लोगों को अच्छा खासा काम भी मिल जाता था। जिन उद्योगों में मौसम के साथ साथ उत्पादन घटता बढ़ता था, वहाँ उद्योगपति क्या करते थे, मशीनों के बजाय वो मजदूरों को ही काम पर रखना पसंद करते थे। तो इसलिए भी शुरुआती दौर में जो औद्योगिकरण की उसके शुरुआती दौर में लोग जो थे वो औद्योगिकरण को, मशीनों को कम महत्व देते थे और कारीगरों को या फिर मजदूरों को ज्यादा महत्व देते थे। तो बहुत सारे जो उत्पाद होते थे वो केवल हाथ से ही तैयार किए जा सकते थे और मशीनों से आप लोगों को पता ही है कि एक जैसे ही तय किस्म के उत्पाद ही बड़ी संख्या में बनाए जा सकते हैं। किसी एक प्रोडक्ट की मशीन है तो वो सिर्फ वही प्रोडक्ट बना सकती है, दूसरा प्रोडक्ट नहीं बना सकती। जबकि हाथ से अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें हम कई सारे चेंजेस, उसके रूप रंग आकार में कई सारे चेंजेस कर सकते हैं। बाजारों में अक्सर बारीक डिजाइन और खास आकारों वाली चीजों की ही काफी मांग रहती थी, चाहे वो कपड़े हो, क्रॉकरी का सामान हो, फर्नीचर हो, साज सजावट का सामान हो, जूते चप्पल हो, कोई भी सामान हो। ब्रिटेन वासी जो थे वो हाथ से बनी हुई चीजों को ज्यादा महत्व देते थे और कुलीन वर्ग का मानना था कि हाथ से बनी हुई बेहतर कारीगरी वाली चीज जो है वो ज्यादा अच्छी है बजाय मशीनी उत्पाद के। इसके साथ साथ मजदूरों में बेरोजगारी का डर भी बना रहता था कि कहीं प्रौद्योगिकी के ज्यादा इस्तेमाल से उनकी रोजी रोटी उनसे ना छिन जाए। 1764 ईस्वी में जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किया। ये स्पिनिंग जेनी मशीन क्या थी? ये सूत काटने वाली मशीन थी और इसमें बहुत सारी तकलियां जो थी वो एक साथ लगी होती थी और एक पहिए की सहायता से एक पहिए को घुमाकर इन सारी तकलियों को एक साथ घुमाया जा सकता था और बहुत सारे धागों का निर्माण एक ही समय में किया जा सकता था। इससे पहले क्या होता था कि जो महिला कारीगर या जो भी कारीगर होते थे, धागा बनाने वाले जो कारीगर थे, वो सिर्फ एक ही तकली का इस्तेमाल करते थे और जब पहिए को घुमाया जाता था तो एक तकली से एक समय में एक ही धागा बनता था। लेकिन इस मशीन के आ जाने से ये काम जो था ये बहुत आसान हो गया और बड़ी मात्रा में उत्पादन भी होने लगा। लेकिन इससे क्या हुआ कि जो महिला कारीगर थे या और भी जो कारीगर थे उन लोगों को अपनी बेरोजगारी का डर सताने लगा इस मशीन के आ जाने से, तो उन्होंने इस मशीन का विरोध करना शुरू कर दिया। इसी सब टॉपिक के अंतर्गत आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का क पार्ट का क्वेश्चन है कि ब्रिटेन महिला कारीगरों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए, इसकी व्याख्या करें। तो स्पिनिंग जेनी ऊन की कताई की एक मशीन थी जिसका आविष्कार 1764 में हारग्रीव्स ने किया था। इस मशीन द्वारा एक मजदूर एक पहिए की सहायता से बहुत सी तकलियों को एक साथ घुमा देता था। इस तरह ऊन के कई धागे एक साथ बनने लगते थे। परिणाम स्वरूप ब्रिटेन में हाथ से ऊन काटने वाली महिलाओं को बेरोजगारी का डर सताने लगा। इसके कारण इन महिलाओं ने
महिला कारीगरों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले बोलने शुरू कर दिए। इन मशीनों के प्रचलन से लंबे समय तक यह टकराव चलता रहा। Spinning jenny was a wool spinning machine invented by Hargreaves in 1764. Through this machine, a laborer used to rotate several spindles together with the help of a wheel. In this way, several threads of wool began to be formed simultaneously. This caused a valid fear of unemployment among those women who had survived on hand spinning. That's why these women workers attacked the spinning jenny machines. Due to the prevalence of these machines, this collision continued for a long time. इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो कल इस लेसन के नए वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।